हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, जो कि यूपी पुलिस की हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है दोस्तों, आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और देखेंगे आप कि आपका स्कोर कितना रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। हिंदी में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके क्या देने दोस्तों, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के दोस्तों गुरु कौन थे, आपको पता होगा ये कि सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों। ये तो ज्यादातर सभी को पता ही है, क्योंकि याद भी करते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे। रामानंद थे कि रामदास थे कि बल्लभाचार्य थे दोस्तों कि विठलनाथ थे। कौन थे इसमें से, आपको वो बताना है। ठीक है, जो आप देखिए दोस्तों, किसी बात हो रही है सूरदास की, तो सूरदास थे जो इन्होंने जो सूर सागर की क्या की है, सूर सागर की रचना इन्होंने की है। इसमें कितने पद हैं दोस्तों, 500 पद दिए गए हैं। और ये जो सूरदास हैं, ये अष्टछाप के जो कृष्ण अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, उसमें सबसे अग्रणीय हैं। ये कैसे हैं, अग्रणीय हैं। और ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। क्या थे दोस्तों, जन्म से अंधे थे। अब इन्होंने क्या किया था, एक बार ये गए थे आगरा। कहाँ गए थे दोस्तों, आगरा। आगरा के समीप गऊ घाट, कहाँ पर है ये, आगरा में एक घाट है। क्या, आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात हुई थी बल्लभाचार्य जी से। किससे हुई थी, बल्लभाचार्य जी से हुई थी इनकी। और बल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। जो सूरदास हैं वो बल्लभाचार्य से भेंट हुई, तो बल्लभाचार्य के वहीं पर क्या बन गए थे, वो शिष्य बन गए थे। और इन्होंने उनसे पुष्ट मार्ग की दीक्षा लेकर कृष्ण लीला के पद गाने लगे। तो ये न इनके गुरु कौन थे दोस्तों, बल्लभाचार्य जी थे। बल्लभाचार्य जी इनके क्या थे दोस्तों, गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं दोस्तों, तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको हम क्या कहते हैं, वो बताना है आपको। तो गत कहते हैं, सुख कहते हैं, यत कहते हैं कि गढ़ कहते हैं, आपको बताना है इनमें से क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है दोस्तों यत। क्या कहा जाता है दोस्तों, यत कहा जाता है। ठीक है, तो यत आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सर्वनाम विशेषण शब्द, कौन सा विशेषण शब्द इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसे क्या कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप जब एग्जाम में अपना एग्जाम करेंगे, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे दिमाग से और ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तब आप सही लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कहते हैं उसे, कि क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं कि उपमान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं विशेष्य। जब विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसको विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन शब्द, कौन सा शब्द दोस्तों, प्राचीन शब्द। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन शब्द है दोस्तों ये विशेषण का कौन सा प्रकार है, ये आपको बताना है कौन सा प्रकार है। ठीक है, जो प्राचीन शब्द है ये सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है कि गुणवाचक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो क्या है प्राचीन, अब ये जो प्राचीन शब्द है कि सार्वनामिक मतलब इसका कोई नाम है ये नहीं है, परिमाण है नहीं है, संख्या है नहीं है, तो ये क्या है, एक गुण है। क्या कैसा है वो दोस्तों, प्राचीन है, तो ये क्या हो गया, गुण हो गया। क्या हो गया, गुण हो गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का क्या निकालना है दोस्तों, विशेषण रूप निकालना है, बताना है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। अभ्यास, अब देखिए दोस्तों बहुत ही आराम से अच्छे से आपको इन्हें देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये शुद्ध वर्तनी में भी आते हैं शब्द। ठीक है, कि अभ्यास का विशेषण क्या है। तो अभ्यास का विशेषण क्या बनेगा दोस्तों, अभ्यास का विशेषण बनता है अभ्यासी। क्या बनता है दोस्तों, अभ्यासी बनता है। तो अभ्यासी कौन सा वाला अभ्यासी बनता है, तो ये वाला अभ्यासी बनता है। आदि भावर्थी या में आती है, ये अभ्यासी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देश दिए हैं निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए।
अब क्या दिए हैं दोस्तों, मुहावरे दिए हैं। इनके लिए विकल्प आपको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो कौन सा मुहावरा दिया है आपको, मुहावरा दिया है द्रौपदी का चीर। अब दोस्तों देखिए, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, जब द्रौपदी जी का चीर हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने उनके चीर को बढ़ाया था, जिससे उनकी रक्षा हुई थी। दोस्तों किसने बढ़ाया था, कृष्ण भगवान ने बढ़ाया था, कृष्ण जी ने बढ़ाया था। तो जो कि क्या था कि जितना भी अस्त्र था उसने खींचा था, वो खींचते खींचते थक गया था, मगर उसको उसका चीर क्या था, कभी समाप्त नहीं हुआ था। तो इसका मतलब अर्थ क्या है, नारी का अपमान करना नहीं है, शर्मनाक कार्य करना नहीं है, सुंदर स्त्री ये भी नहीं है, कभी समाप्त न होना। क्या है दोस्तों, कभी समाप्त न होना। मैंने यही आपको कहा कि जब कृष्ण भगवान बढ़ा रहे थे चीर तो वो कभी समाप्त नहीं हुआ। तो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं द्रौपदी का चीर है हो रहा है क्या, तो इसका मतलब है कभी समाप्त न होना। ठीक है, अगला है कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना। तो इसका अर्थ क्या है कूप मंडूक होने का, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कूप मंडूक। अब बताइए आपको, कुएं में गिरना होता है, मूर्ख होना होता है, मात देना होता है, सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना होता है। तो यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सीमित ज्ञान या असीमित अनुभव होना ही क्या है, कूप मंडूक होना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये कि इसमें आपको शब्द दिए गए हैं, ठीक है, ईयर लव में, और इस शब्द को हमें क्या करना है, पढ़ करके वाक्य को पूरा करना है। क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, अब वाक्य क्या है दोस्तों, वाक्य का पूरा शुद्ध रूप निकालना है, यानी कि जो नियम से लगेगा, जिससे एक नियम बनेगा वो आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने क्या किया, देख लिया है कि क्या होगा। तो पहला जो लाइन है वो दी जाती है और अंतिम लाइन दी जाती है। ठीक है, और इन जो बीच में लिखे हैं उनको क्रम से लगाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक जीवन में, किसमें दोस्तों, सामाजिक जीवन में। ठीक है, अब सामाजिक जीवन में क्या होता है, सामाजिक जीवन में, अब इसके बाद हम ऐसा कुछ क्या कहें कि इनमें से कौन सा लाइन रखें कि यहां तक आते आते उसका कोई अर्थ निकल जाए, एक वाक्य पूरा बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना होगा कि कैसे बनेगा ये। अब ध्यान से समझना दोस्तों कि सामाजिक जीवन में, अब जो मैं यहां से पढ़ रहा हूं, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से अति क्रोध न हो तो कष्टों की चित्त निवृत्ति का उपाय ही न कर सकें। अब इसमें कोई वाक्य बना, कोई अर्थ निकला नहीं निकला, तो हम इसको अपने हिसाब से देखेंगे कि कैसे बनेगा। ये ऑप्शन दिए गए, इसके हिसाब से सजाना है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक जीवन में, ये तो पहला है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, इससे कोई अर्थ निकल रहा है, निकल रहा है दोस्तों। सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत बराबर पड़ती है, यदि पड़ती है, यदि, पहले तो ये आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, आगे आइए, अब कह रहा है पड़ती है यदि, मैंने देखा दूसरे पर ये आ रहा है, यदि, यदि क्रोध न हो तो, यदि क्रोध न हो तो, यहां से देखिए मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, अब कह रहा है कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, तो ये आ जाएगा चौथे पर। तो क्या आंसर हुआ, य, ल, र और हुआ, ये किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, अब कह रहा है आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, एक शब्द के चयन करना है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, अब यहाँ पर आपको पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा पूछ रहा है दोस्तों, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। इस प्रकार से आप एक चित्र बनाते हैं, तो इसमें यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ये पूछ रहा है ये वाली दिशा, इन दोनों की जो बीच में बनेगी, ये वाली दिशा कौन सी होगी। तो इसे संस्कृत में ये सभी दिशाएं हैं, उसमें से क्या कहते हैं इसे, तो दोस्तों इसे कहा जाता है ईशान का, क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों, ईशान कहा जाता है। याद रख लेंगे आप, अगर नहीं आता है आपसे तो याद रखेंगे, ये एग्जाम आएगा तो आप लगा देंगे, क्या कहते हैं, ईशान। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलय, बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बलय शब्द का आपको अर्थ बताना है कि क्या होता है। तो बलय शब्द का अर्थ वृक्ष की छाल होता है, गोलाकार घेरा होता है, मृग छाल होता है कि आवरण होता है। तो बलय का सही अर्थ होता है दोस्तों गोलाकार घेरा। बलय का मतलब क्या होता है, गोलाकार घेरा होता है।
अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। कौन सा बताना है दोस्तों? अव्ययी भाव समास आपको क्या करना है, फाइंड करना, बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन से में अव्ययी भाव समास है? पाप और पुण्य में, घुड़सवार में है, आजीवन में है, पीताम्बर में है, किसमें है दोस्तों? ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाएगा इसका आजीवन। आजीवन में कौन क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समास दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ठीक समय पर ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कारक हमें बताना है। तो क्या है, अब यहाँ पर समय स्थान अवसर आज का बोध कराए, तो वहां पर कौन सा कारक होता है दोस्तों? अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर भी समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी आंसर कौन सा होगा? अधिकरण कारक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदिर क्या है? मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? इन दोनों का क्या अर्थ होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये जो मंदिर है आपका कौन सा वाला? ये वाला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, इस मंदिर का मतलब होता है देवालय। क्या होता है? देवालय। देवालय इसका क्या होता है? अर्थ होता है। इस वाले मंदिरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है अश्वशाला। क्या होता है? अश्व और शाला। अश्व और शाला। अश्व और शाला। तो मंदिर का मतलब होता है देवालय और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। तो ये किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है। अब कह रहा है निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य आपको क्या करना है? बताना है कि इसमें से कौन सा मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो देखो क्या है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ये कैसा वाक्य है दोस्तों? ये आपको बताना है। क्या ये मिश्रित वाक्य है? उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, क्या ये है? वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ये भी मुझे नहीं लग रहा है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है। जब दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं तो वही आपका क्या होता है दोस्तों? मिश्रित वाक्य होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये दिया है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा दिया है? आपकी स्क्रीन पर दिया है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये निर्देश दिए हैं वाक्यांशों को पढ़कर। किसको दोस्तों? वाक्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मैं आपको वाक्यांश पढ़ रहा हूं। आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक वाक्यांश को एग्जाम में पढ़ना होगा। और आप ऐसे पढ़ें कि एक बार में पढ़ के आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा। क्या कह रहा है? आज बरसों बाद उठी है इच्छा। कैसे उठी है? आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना पूरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर, इस पर दोस्तों विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना पूरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, इस पंक्तियों के आधार पर हमें क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इस पर आधारित पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में किस प्रकार की कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है वो पूछना चाह रहा है। आपने पूरी ध्यान से पढ़ी है तो आप बता सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो इसमें कवि के मन में किसकी इच्छा उत्पन्न हुई है दोस्तों? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर एक, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा कवि के मन में उठी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी पर आधारित है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते दोस्तों किसका प्रतीक यहाँ पर कहा गया है? तो ये ऑप्शन दे रहा है पतझड़ के, अकाल के, मन के, सूनेपन के
और सुस्तता के। तो यह सूखे पत्ते किसका प्रतीक है? मन के सूनेपन के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। अगला कह रहा है किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है वो आपको क्या बताना है। तो ये जो कलियां हैं भावरूपी कलियां हैं, विचारों की कलियां हैं, छोटी नई कलियां हैं, शुष्क कलियां हैं। तो ये है दोस्तों क्या कौन सी हैं? ये विचार रूपी कलियां होंगी। इसकी कौन सी होंगी? ये विचार रूपी कलियां हैं हमारे पंक्तियों के आधार पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? किसका? गहनता की फसल, ये इससे क्या आशय है? कवि क्या कहना चाह रहा है इस वाक्य को देख करके? तो ये ऑप्शन दिया विचारों की परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहाती फसलें, विचारों की गंभीरता। तो इसका आंसर हो गया विचारों की परिपक्वता का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। अगला कह रहा है रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प आपको बताना है। तो रामू की खाली स्थान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, फिर खाली स्थान, अधिक बुद्धिमान था। उससे क्या था? राजीव अधिक बुद्धिमान था, इसलिए क्या हुई? उसकी आलोचना हुई है। क्या हुई है? आलोचना हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही है? सी सही है। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा का मतलब बुराई, अपेक्षा का मतलब तुलना करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। अब क्या दिया है? पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुन आबे हासी। पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुन आबे हासी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है कवि? जिससे उसने क्या कहा है? पानी बिच मीन प्यासी, या मछली पानी में रहते हुए भी क्या है? मछली प्यासी है होने की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, क्या होने वाला है? किसकी बात कर रहा है कवि? तो इस यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों विभावना की कर रहा है, अत्युक्ति की कर रहा है, उपमा की कर रहा है, कि विशेष युक्ति की कर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही है दोस्तों, विशेष युक्ति की कवि जो है बात करना चाह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? क्या दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसमें से राम, रामचरितमानस गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष पर्सन, व्यक्ति का नाम। तो राम एक विशेष व्यक्ति है, रामचरितमानस एक विशेष किताब है, गंगा एक विशेष नदी है। तो ये आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मंदाकिनी नहीं है, भागीरथी नहीं है, कालिंदी नहीं है, केशव सरिता नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मंदाकिनी ये और भागीरथी और सुरसरिता ये जो है गंगा के पर्यायवाची होते हैं। और जो कालिंदी है दोस्तों, ये कौन सा है? कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची होता है, इसका नहीं है। और यहाँ पर हमें पूछा गया था नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा है? कालिंदी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अब मैंने अब बोला था शुद्ध वर्तनी सही वर्तनी पूछी जाती है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा सही कौन सा लिखा है वो आपको बताना होगा। देखिए दोस्तों, अवनत सही लिखा है, कि श्रृंगार सही लिखा है, कि मुश्किल सही लिखा है, कि मातृभूमि सही लिखा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो अवनत है ये गलत लिखा है। ठीक है, मुश्किल ये भी गलत है, मातृभूमि ये भी गलत है, श्रृंगार क्या है दोस्तों? हमारा राइट आंसर यहाँ पर है, जो कि इसकी वर्तनी कैसी है दोस्तों? शुद्ध दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि समूहार्थक शब्द का चिन्ह कीजिए। जो समूह के बारे में बता रहा हूँ, समूहार्थक शब्द वो आपको क्या करना है? बाइंड करना है, बताना है। तो देखो, पुरुष एक होता है, स्त्री, मनुष्य, ये तो नहीं, भीड़ की बात नहीं कर रहा है, समूह की बात नहीं कर रहा है। समूह की बात कौन कर रहा है? भीड़ कर रहा है। तो भीड़ ही आपका क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला कह रहा है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? कौन से शब्द में दोस्तों
आंशिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। तो आंशय में प्रत्यय क्या है? आंशिक। क्या है? आंशिक। आंशिक बार बार बोलेंगे आ जाता है आंशिक। एक लास्ट में किसकी ध्वनि चल रही? आंशिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। आगे कह रहा है कि जो यहाँ पर शब्द दिए हैं इसमें से कौन से विकल्प में क्या है गलती है, ठीक है, वो बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? गलती बतानी है। अब बाकी क्या है? पुलिस वाला वाला चोरी, पुलिस द्वारा चोरी। अब ए ऑप्शन में यही बात लिखा है, पुलिस द्वारा चोरी। अगला है का माल बरामद। अगला है हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। अगर कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन नंबर डी लगेगा। त्रुटि है तो किसमें त्रुटि है वो आपको बतानी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में ये गलती है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में गलती है। क्या गलती है? कि पुलिस द्वारा चोरी का माल, अब पूरा वाक्य सुनेंगे, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है। हो गया है नहीं, किया गया है, पुलिस ने किया है तो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हो की जगह किया आएगा, किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है बधूर में का संधि विच्छेद करना है। बधूर में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बधूर में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधूर में का सही संधि विच्छेद है बधू धन उर में। क्या है दोस्तों? बधू धन उर में आपका क्या है? सही संधि विच्छेद दिया गया है। अगला कह रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन से का दोस्तों? भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। जो भिन्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। तो इसमें भिन्न कौन सा है? पावक है, अनिल है, कृषाणु है या अनिल है? कौन सा इसमें से भिन्न है वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो पावक है ये पावक और कृषाणु, ठीक है, पावक, कृषाणु और अनल ये जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। परंतु जो आपका है अनिल, ये अनिल जो है आग का पर्यायवाची नहीं है, ये है हवा का पर्यायवाची। तो यही क्या है? आपका राइट आंसर हो गया है। आगे कह रहा है हर्ष का विलोम शब्द बताइए। हर्ष माने होती है खुशी। हर्ष का विलोम शब्द आपको क्या करना है? फाइंड करना है, बताना है। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आप ये बताइए। तो हर्ष का विलोम शब्द है दोस्तों क्या होगा? विषाद माने होता है दुख। हर्ष माने होती है खुशी, या खुशी होती है, उल्लास होता है, आनंद होता है, मगर विषाद क्या है? दुख होता है। यही आपका क्या है दोस्तों? इसका विलोम शब्द है। आगे क्या है? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोस्तों? वो आपको क्या करना है? फाइंड करना, बताना है। तो ये हैं पंकिल के। किसके हैं दोस्तों? पंकिल के हैं। किसके हैं दोस्तों? पंकिल के हैं ये पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। किसका दोस्तों? कर्कश। अब कर्कश का विलोम क्या होगा वो आपको बताना है। तो कर्कश होता है तीखा, ठीक है, और इसका होता है विपरीत क्या होता है? विलोम शब्द मधुर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। एक उचित विकल्प चुनना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। किसका दोस्तों? इंद्र पर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? वो आपको क्या करना है? बताना होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? इंद्र पर विजय प्राप्त करने वालों को कहते हैं हम इंद्रजीत। क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्रजीत कहते हैं। अगला है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों हम? तो उसे कहते हैं हम कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन। ठीक है, आगे कह रहा है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें क्या दे? दीर्घायु दे। तो हम ये प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे या विस्मयावाचक वाक्य है, ये निषेधार्थक वाक्य है या इच्छावाचक है? तो अब एक बात बताइए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये हमारी इच्छा होती है ना, तभी तो देते हैं हम। ठीक है, बिना इच्छा के तो नहीं देंगे। तो ये जो है वाक्य कैसा है? इच्छावाचक है वाक्य है। ठीक है, अगला कह रहा है श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? वो आपको क्या करना, बताना है। श्री गणेश माने होता है दोस्तों क्या? किसी काम को शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। और इतिश्री का मतलब होता है दोस्तों किसी काम को समाप्त करना। तो हमारा यह जो है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो गया है? श्री गणेश का हो गया इतश्री हो गया है। क्या हो गया? इतश्री हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, फूल का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? फूल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से समझना दोस्तों, नहीं पूछा गया है। फूल का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है वो आपको बताना है।
सुमन नहीं है, पुष्प नहीं है, कुसुम नहीं है या तनुजा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये जो दिया है सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, क्या है दोस्तों? कुसुम है। ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। इसके होते हैं, फूल के होते हैं। और इसके जो अन्य पर्यायवाची प्रसून, ललांत, मंजरी, कुल, गुल, ये सब होते हैं। जबकि तनुजा जो है वो बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। कौन सा? तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो यही आपका पर्यायवाची फूल का नहीं है। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है? अब ये मैंने आप सभी को बता दिया है, आपको पता भी होगा। रसराज हम किस वाले रस को कहते हैं? तो ये कहते हैं हम रसों का राजा रसराज, यानी कि श्रृंगार रस दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमने आपको जो यूपी पुलिस में हिंदी की प्रैक्टिस सेट को लगवाया, आपने इसको एनालिसिस किया होगा। आप बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने नंबर इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, और कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तथा जिन लोगों को ये प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और वो एग्जाम देने जाएंगे, उनको हमारी क्लास का आपको रिफंड करनी है और फॉरवर्ड करनी है, शेयर करनी है और उनसे सब्सक्राइब करवानी है। और आपको भी सब्सक्राइब करनी है दोस्तों। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए आगे मिलते हैं अगली क्लास, किसी क्लास में अगली प्रैक्टिस के सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।